हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडेक्सेल। दिस इज गीतांजलि राठौर। और जो अपनी प्रारंभ नीट सीरीज चल रही है उसी में अपना नेक्स्ट ऑर्गेनिक वाला जो चैप्टर है वो करने वाले हैं, जिसका नाम है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और जीओसी भी जिसको बोलते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर आपको ऑर्गेनिक की रिएक्शन को अच्छा डिटेल में समझना है, इसकी कॉन्सेप्ट को समझना है, तो इस चैप्टर की बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छे से धीरे धीरे करके चैप्टर पढ़ेंगे ताकि सब चीजें समझ में आए। ठीक है, जैसे अगर अपन यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले तो अपन जनरल इंट्रोडक्शन बात करेंगे, फिर बॉन्ड क्लीवेज के बारे में बात करेंगे, कितने टाइप के बॉन्ड क्लीवेज होते हैं, फिर रिएजेंट और टाइप्स ऑफ रिएजेंट की बात करेंगे जिसमें न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा, फिर आपके जो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स होते हैं कार्बोकेटाइन कार्बोएनाइन इनके बारे में बात करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे और उसी में दो परमानेंट इफेक्ट्स को पढ़ने वाले हैं अपन, दैट इज इंडक्टिव, और कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट में यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, जैसे जीओसी है, जीओसी में क्या है, जनरल अपन किसी रिएक्शन को अगर स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, जैसे अगर मैं बात कर रही हूँ कि कोई रिएक्शन होती है तो रिएक्शन कैसे होती है, ए और बी है, इनके बीच में एक बॉन्ड है, यहाँ पर नया एक सी कंपाउंड आया, ठीक है, सी यहाँ पर क्या है, एक एलिमेंट आया, सी ने क्या करा, यहाँ पर ए के साथ बॉन्ड बना दिया और फिर आपका ये जो बी है यहाँ से क्या हुआ, निकल गया। तो यहाँ पर आपको एक सिंपल सा फिनोमिना दिख रहा है, वो क्या है कि बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ क्या हो रहा है, बॉन्ड की ब्रेकिंग हो रही है। ठीक है, देख रहे हो आप, बॉन्ड ब्रेक हुआ है तभी तो नया बॉन्ड फॉर्म हुआ है। और फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। तो अगर मैं किसी भी सिंपल रिएक्शन की बात करती हूं तो वहां पर क्या होता है, दो चीजें होती है, एक तो बॉन्ड ब्रेक होता है और एक बॉन्ड फॉर्म होता है। अगर मैं यहाँ पर बोलूं कि मान लो ए और बी है प्लस सी है और यहाँ पर कोई बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ, तो ब्रेक नहीं हुआ तो रिएक्शन भी नहीं हुई। रिएक्शन कब होगी, जब बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी और जब बॉन्ड जो न्यू बॉन्ड है वो फॉर्म होगा, तभी रिएक्शन हुई है। तो बहुत सिंपल सी बात है, इतना सबको पता भी है, जनरल सी बात मैंने बताई है। अब इसी ब्रेकिंग को अपन दो तरीके से पढ़ते हैं, क्योंकि क्या होता है, जो फॉर्मेशन होता है ये तो अपन बाद में पढ़ेंगे, पर ब्रेकिंग जो है वो अपने लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बॉन्ड ब्रेकिंग में ही अपन दो चीजें पढ़ते हैं, और वो दो चीजें क्या है कि अगर मैं यहाँ पर बॉन्ड को ब्रेक करूं इस तरीके से कि दोनों को यहाँ पर क्या हो, इक्वल शेयरिंग हो, तो मैं बोलूंगी होमो। और लिटिक मतलब क्या होता है, क्लीवेज होना, तो होमोलिटिक हो गया। और वैसे ही अगर मैं बोलूंगी दोनों में अनइक्वल शेयरिंग हुई है तो मैं उसको क्या बोल दूंगी, हेट्रोलिटिक। मैम ये तो समझ नहीं आया, तो आइए समझते क्या होता है यहाँ पर होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक बॉन्ड। जैसे अगर यहाँ पर बात करें, वही मैंने बताया, रिएक्शन में बॉन्ड बन रहा है, बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, वही रिएक्शन हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे तो आता है आपका सबसे पहले हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। ठीक है, हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये ए और बी है। ठीक है, अब ये जनरल सी बात है कि यहाँ पर जो बॉन्ड है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन ए का होगा और एक इलेक्ट्रॉन बी का होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एक कंडीशन लगा दूं कि जो बी है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ए से, बी जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब सबको समझ में आता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो सारे जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स है, एक बॉन्ड के जो दो इलेक्ट्रॉन्स है उसको ये अपने पास ले लेगा, और अपने पास ले लेगा तो क्या फॉर्म हो जाएगा, बी माइनस, और ए के पास क्या है, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या बन जाएगा, ए प्लस। क्या बन जाएगा, ए प्लस। मतलब क्या हुआ है, हेट्रोलिटिक में अनइक्वल शेयरिंग हुई है। देखो आप, दो इलेक्ट्रॉन्स थे, दो इलेक्ट्रॉन्स में से क्या हुआ, दोनों ही इलेक्ट्रॉन बी ने ले लिए, पर यहाँ पर कंडीशन क्या है कि बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होनी चाहिए ए से। वही लिख रखा है आपका, क्लीवेज इन विच अनइक्वल, देख लो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, तो उसी को आप हेट्रोलिटिक बोलते हो, क्योंकि यहाँ पर क्या है, अनइक्वल हो रहा है। इसके पास तो दोनों चले गए और एक के पास कुछ भी नहीं मिला, और उससे अपन को मिला है एक एनायन और एक कैटायन। तो जब भी अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब कि हेट्रोलिटिक क्लीवेज होगा, तो क्या बनेगा, एक एनायन बनेगा, एक कैटायन बनेगा। इस बात को याद रखना है। ठीक है, फिर दूसरी चीज पढ़ते हैं, होमोलिटिक क्लीवेज। होमो का मतलब ही होता है बच्चों कि क्या होना, सिमिलर कुछ चीज होना, सेम चीज हो रही है। ठीक है, और लिटिक का मतलब क्लीवेज है, तो इसका मतलब क्या है, जैसे अपन ए और बी की बात करें तो ए और बी के बीच में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन ए का है, एक इलेक्ट्रॉन बी का है।
अब ये कैसे बच्चे हैं, ये थोड़े अच्छे वाले बच्चे हैं जिसमें इक्वल शेयरिंग समझते हैं। वो थोड़े शैतान वाले बच्चे थे जिसमें से जो ज्यादा शैतान था उसने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को ले लिया और एक के पास कुछ नहीं छोड़ा। जिसके पास कुछ नहीं छोड़ा वो पॉजिटिव हुआ, जिसने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को ले लिया वो नेगेटिव हुआ। वैसे अगर यहाँ बात करें तो यहाँ पर क्या है, दोनों के बीच में अच्छी बॉन्डिंग है। ए ने अपना इलेक्ट्रॉन लिया, बी ने अपना इलेक्ट्रॉन लिया, किसी तरह की कोई लड़ाई नहीं हुई। ए ने अपना इलेक्ट्रॉन लिया, बी ने अपना इलेक्ट्रॉन लिया, इन्होंने साथ में मिलकर बॉन्ड बनाया था। फिर जब बॉन्ड तोड़ा तब भी डिसाइड किया कि तेरा इलेक्ट्रॉन तू ले ले, मेरा इलेक्ट्रॉन मैं ले लेता हूँ। और इसी तरीके से यहाँ पर जो फॉर्म हुआ है वो है ए के बीच में इस तरीके से एक आपका पॉइंट लगा होगा, बी के बीच में भी इस तरीके से यहाँ पर एक डॉट लगा होगा। इसका मतलब क्या है, फ्री रेडिकल। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। फ्री रेडिकल क्या है, कैटायन क्या है, एनायन क्या है, सब डिटेल में समझाने वाली हूँ। अभी सिर्फ इतना याद रखो, जब इक्वल शेयरिंग हो रही है, यहाँ पर क्या हुआ है, इक्वल शेयरिंग हुई है, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जब इक्वल शेयरिंग होगी, जब एक इलेक्ट्रॉन अपना इलेक्ट्रॉन ए ले लेगा, बी अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो वहां पर फ्री रेडिकल्स बनते हैं। और वैसे ही जब मैंने पहले वाला केस पढ़ा था उसमें क्या हुआ था, जब अनइक्वल शेयरिंग हुई है, प्रोवाइडिंग जब बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है, तब क्या होगा, बी पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और ए पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो दो चीजें अपन को समझ में आ गई कि जब भी कोई बॉन्ड क्लीव होता है या बॉन्ड टूटता है, दोनों एक ही चीज है, तब क्या होगा, दो तरीके से टूट सकता है। या तो वो होमोलिटिकली टूट सकता है या हेटेरोलिटिकली टूट सकता है। होमोलिटिक में क्या होगा, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा और हेटेरोलिटिक में एक ही जना दोनों इलेक्ट्रॉन्स को ले जाएगा और वहां पर फॉर्म हो जाएगा पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, ये रिएजेंट की बात करते हैं। रिएजेंट में क्या आएगा आपके बच्चों, रिएजेंट का मतलब यहाँ पर टाइप्स ऑफ रिएजेंट का मतलब है जो आपके न्यूक्लियोफाइल होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल, यार इसके तो नेम से समझ में आ रहा है। एक तो क्या है न्यूक्लियोफाइल और दूसरा क्या है इलेक्ट्रोफाइल। फाइल का मतलब पता है ना, जिसको जो चीज पसंद है, मतलब इलेक्ट्रोफाइल, तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन लविंग है। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो इसको इलेक्ट्रॉन्स पसंद है, इलेक्ट्रॉन लविंग। ठीक है, और वैसे ही अगर न्यूक्लियोफाइल की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस लविंग। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर किसी चीज को इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तो उसके पास क्या चीज है, उसकी कमी होनी चाहिए। ठीक है, मान लो अगर मुझे इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तो इलेक्ट्रॉन्स की कमी होनी चाहिए, तभी तो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो ये जो स्पीशीज होती है इलेक्ट्रोफाइल, ये क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती है। कैसी स्पीशीज है बच्चों ये, अगर इलेक्ट्रोफाइल की बात करें तो कैसी स्पीशीज हो गई ये, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। नॉर्मल सी बात है यार, अगर इसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स इसको पसंद है, तो क्यों पसंद है, क्योंकि उसकी कमी होगी। बहुत ज्यादा है तो पसंद तो नहीं होंगे, जब कम है इसीलिए तो उसको इलेक्ट्रॉन्स पसंद है। और जब अपन बात करेंगे न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियोफाइल की बात करेंगे तो न्यूक्लियोफाइल कैसी स्पीशीज होगी, जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होगी, जिनके पास जो इलेक्ट्रॉन्स है वो काफी अमाउंट में है और वो क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होंगी। ठीक है, यहाँ पर वही अपन डिस्कस करने वाले, इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा और न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, कौन कौन से टाइप है। जैसे अगर मैं इलेक्ट्रोफाइल रिएजेंट्स की बात करूँ या इलेक्ट्रोफाइल की बात करूँ तो वही जो इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं। ठीक है, अ रिएजेंट दैट टेक्स अवे एन इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम रिएक्टर साइड्स, वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को ले लेंगे रिएक्टर साइड से। वही इलेक्ट्रॉन पसंद है तो इलेक्ट्रॉन्स को ले लेंगे, उनको इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे। अब इलेक्ट्रोफाइल मैंने ये तो बता दिया था कि इलेक्ट्रोफाइल क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। पर डेफिशिएंट में भी क्या होगी, डेफिशिएंट है मतलब इनके पास क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। और एक और तरीके से हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज वाले और न्यूट्रल। अब पॉजिटिव चार्ज वाले कौन से हैं, जैसे आपका H+ हो गया, SO3H+ हो गया, NO+ हो गया, ये सब आपके पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल्स है। और न्यूट्रल में बात करें तो जो आपके लुईस एसिड होते हैं, जैसे BF3 हो गया, ठीक है, AlCl3 हो गया, SO3 हो गया, ये सारे क्या हैं, आपके न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको इन तीनों चारों में से कुछ ऑप्शन दे देगा और पूछ लेगा पॉजिटिव और आपका क्या है, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल बताओ। ठीक है, नॉर्मल सी बात है, आप ये बोलोगे पॉजिटिव में पॉजिटिव चार्ज होगा, ये सब चीजें आप जनरल चीजें कर लोगे। नेक्स्ट बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल की। तो न्यूक्लियोफाइल में अपन ने देखा न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज अपन बोल सकते हैं। बिल्कुल सही। ठीक है,
A reagent that brings an electron pair to the reactive side, उसको अपन न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं, न्यूक्लियस लविंग। ठीक है, जैसे इसमें क्या होते हैं, इनके पास बहुत सारे, मैं बता रही हूँ कि इलेक्ट्रॉन रिच है, मतलब नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, ये क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, न्यूट्रल भी होते हैं, और साथ ही में ये क्या होते हैं, अगर मैं बता रही हूँ कि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, मतलब क्या होगा, ये नेगेटिवली चार्ज होंगे। नेगेटिव चार्ज का मतलब ही तो है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है। ठीक है, तो जैसे नेगेटिवली चार्ज में अगर अपन बात करें तो H माइनस, OH माइनस, OR माइनस, ठीक है, ये सारे आ गए। और जितने भी लुईस बेस होते हैं, वहां तो लुईस एसिड थे, यहाँ जितने भी लुईस बेस हैं, H2O है, NH3 है, ये सब क्या है, लुईस बेसेस सारे भी न्यूक्लियोफाइल में आ जाते हैं। ठीक है, फिर आपके जो कुछ रिएजेंट होते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम एल्यूमिनियम, सोडियम बोरोहाइड्राइड, और ये RMgx ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ये सब भी क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल में ही आते हैं। ठीक है, इसके बारे में अपन डिटेल में रिएक्शन, जब रिएक्शन इंटरमीडिएट्स वाला जो पूरा चैप्टर है, इसके बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे जब अपन क्या पढ़ेंगे, रिएक्शन वाला जो चैप्टर होता है आपका, जिसमें बहुत सारी रिएक्शंस आती है, तो उसमें इलेक्ट्रोन्यूक्लियोफाइल को मैं और भी ज्यादा डिटेल में बताने वाली हूँ। अब आते हैं आपके एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। एम्बीडेंटेड का मतलब है जिसके पास दो सेंटर्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स देने के लिए दो सेंटर्स होंगे। जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन भी है, ONO को क्या है, ये NO2 है। ठीक है, और इसके पास नाइट्रोजन भी है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स को दे सकते हैं, तो इसीलिए इनको क्या बोल रहे हैं, एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल, जहां पर दो सेंटर्स होंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं अपन, जो अपना मेन चीज थी, जो अपन ने पढ़ा था कि जब भी होमोलिटिक क्लीवेज हो रहा था, क्या पढ़ा था कि जब भी होमोलिटिक क्लीवेज हो रहा था तो क्या बन रहे थे आपके होमोलिटिक में, फ्री रेडिकल्स बन रहे थे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन A ले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन B ले लेगा, और उससे क्या बन रहे थे, फ्री रेडिकल्स बन रहे थे। ठीक है, और जैसे ही अपन दूसरा वाला अपना जो करवा रहे थे क्लीवेज, जिसमें बोल रहे थे हिट्रोलिटिक, जहां पर अनइक्वल शेयरिंग हो रही थी, वहां पर था कि जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको B ही ले जाए, पर कंडीशन क्या होनी चाहिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो B की ज्यादा होनी चाहिए। तो अपने पास क्या बन रहा था, एक एनायन बन रहा था, क्योंकि इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, और एक के पास कम इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो क्या बन रहा था, केटायन बन रहा था। ठीक है, इतनी जनरल सी बात अपन को समझ में आ गई। अगर मैं इसको कार्बन के रिस्पेक्ट में बोलूं तो क्या बोलूंगी, जैसे अगर मैं कार्बन, यहाँ पर फ्री रेडिकल को कार्बन के रिस्पेक्ट में बोलूं तो क्या हो जाएगा, कार्बन फ्री रेडिकल। ठीक है, वैसे ही अगर मैं इसको बोलूं यहाँ पर कार्बन के रिस्पेक्ट में, अगर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो क्या बोल दूंगी, कार्बन आयन, और कार्बन के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या बोल दूंगी, कार्बोकेटायन। क्या बोल दूंगी, कार्बोकेटायन। मतलब क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो कार्बन की ही बात होगी, तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो उसको क्या बोल देंगे, कार्बोकेटायन। नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो बोल देंगे कार्बन आयन, और अगर कार्बन के ऊपर डॉट आ गया तो उसको बोल देंगे कार्बन फ्री रेडिकल। इसके अलावा भी आपके इंटरमीडिएट्स होते हैं, कार्बीन होता है, नाइट्रीन होता है, एक बेंजाइन होता है, जो बेंजीन रिंग जो होती है उस पर ऐसे यहाँ पर ये तीन यहाँ पर बॉन्ड बन जाते हैं, तो इसको बेंजाइन बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे आपने और भी इंटरमीडिएट्स है जिनको अपन एक बार डिटेल्स में देखते हैं। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, यहीं पर जो सॉल्वेंट का इफेक्ट है उसको भी साथ ही में पढ़ लेते हैं, ताकि किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो। जैसे जब अपन बात कर रहे हैं किसी भी होमोलिटिक क्लीवेज की, तो होमोलिटिक क्लीवेज कैसे होगा मैम, हमें कैसे पता चलेगा, ये तो आपने बता दिया कि यहाँ पर क्या होगा, इक्वल शेयरिंग होगी। तो इक्वल शेयरिंग होगी, ये कैसे पता चलेगा, तो इसका मतलब कोई सॉल्वेंट का यहाँ पर, तो बच्चों यहीं पर अपन अपना सॉल्वेंट इफेक्ट भी पढ़ लेंगे कि होमोलिटिक क्लीवेज। अब यहाँ पर अपन क्या करते हैं, जब अपन ने होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक को समझ लिया है, तो इससे कैसे पता चलेगा कि कब होमोलिटिक क्लीवेज होगा और कब हेट्रोलिटिक क्लीवेज होगा। इस चीज को समझने के लिए अपन क्या करेंगे, सॉल्वेंट के इफेक्ट को पढ़ेंगे, और उसी से पता चलेगा कि कब होमोलिटिक होगा, कब हेट्रोलिटिक होगा। फॉर एग्जाम्पल जब अपन बात करते हैं होमोलिटिक क्लीवेज की, तो होमोलिटिक क्लीवेज में बच्चों जब भी अपन बात करेंगे होमोलिटिक क्लीवेज की, तो वहां पर अपन क्या यूज करेंगे, सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट यहाँ पर नॉन पोलर सॉल्वेंट होगा। नॉन पोलर का मतलब क्या होता है, जैसे आपका पेरिडीन हो गया, ईथर हो गया, ठीक है, जिनमें कोई यहाँ पर पोलैरिटी नहीं है। ठीक है, फिर अगर वहां पर लिख रखा है हीट का साइन बन रहा है, ठीक है, वहां पर H म्यू बन रहा है, या फिर वहां पर लिख रखा है गैस फेज,
तो इसका मतलब है वहां पर क्या होगा, होमोलिटिक क्लीवेज होगा। इनमें से कुछ भी चीज आपको, जैसे जब भी कोई रिएक्शन होती है ना, तो यहाँ पर अपन रिएक्शन की कंडीशन लिखते हैं एरो के ऊपर कि वहां पर लाइट है, हीट है, टेम्परेचर क्या दे रखा है, तो वो सब में से इनमें से कुछ आ जाए, हीट आ जाए, लाइट आ जाए, गैस फेज लिखा हुआ आ जाए, या फिर नॉन पोलर सॉल्वेंट ईथर या पिरिडीन दे दे, तो वहां पर क्या करोगे, होमोलिटिक क्लीवेज कराओगे, वहां पर ये फ्री रेडिकल्स बनाकर आ जाओगे। और अगर अपन बात करें किसी पोलर सॉल्वेंट की, पोलर सॉल्वेंट क्या है, जैसे आपका हो गया एग्जाम्पल के लिए H2O, ठीक है, आपका हो गया ROH, अल्कोहल, ये सब क्या है, आपके पोलर सॉल्वेंट्स है। ऐसे तो समझ नहीं आया, क्या एक एग्जाम्पल देख ले ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए कैसे होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल में यहाँ पर Cl और Cl का बॉन्ड है, Cl2 मैंने लिख दिया, ठीक है, और मैंने उसके ऊपर यहाँ पर लिख दिया H-म्यू, ऐसे लाइट की कंडीशन लगा दी कि सनलाइट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन हुई है। तो जैसे ही मैंने सनलाइट देखी, मुझे क्लिक कर जाएगा कि ये क्या होगा, होमोलिटिकली क्लीव्ड होगा, मतलब यहाँ पर Cl डॉट आ जाएगा और यहाँ पर भी Cl डॉट आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही अगर मैं यहाँ पर बात करूं, आपकी ये कोई रिएक्शन है, ऑक्सीजन यहाँ पर जुड़ा हुआ है, वैसे ही अगर मैं बात करूं, ये आपकी कोई रिएक्शन है कार्बन की, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और क्लोरीन जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर मैंने ऊपर लिख दिया गैस फेज, तो गैस फेज लिखते ही आपको क्या समझ में आ गया कि ये भी क्या होगा, होमोलिटिकली क्लीव होगा। मतलब यहाँ पर आप क्या करोगे, ऐसे फ्री रेडिकल बना के आ जाओगे, एक ऑक्सीजन के ऊपर और एक क्लोरीन के ऊपर दो फ्री रेडिकल बन जाएंगे। जैसे ही रिएक्शन में ये टूटेंगे तो उनके ऊपर क्या बन जाएंगे, फ्री रेडिकल बन जाएंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर अपन जो अपना यहाँ पर हेट्रोलिटिक क्लीवेज है, इसके केस में। तो हेट्रोलिटिक क्लीवेज का जब एग्जाम्पल देखेंगे तो इसमें क्या होगा बच्चों, इसके एग्जाम्पल में यहाँ पर अगर अपन देखें, जैसे HCl है, HCl के ऊपर मैंने क्या लिख दिया, H2O लिख दिया, मतलब कि मैं H2O लिख दिया तो मैं पोलर सॉल्वेंट दे रही हूँ, पोलर सॉल्वेंट क्या करवाता है, हेट्रोलिटिक क्लीवेज कराता है, तो H प्लस बन जाएगा प्लस Cl माइनस बन जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या है, केटायन एनायन फॉर्म हो रहे हैं और यहाँ पर फ्री रेडिकल फॉर्म हो रहे हैं। कब फॉर्म हो रहे हैं इसको याद रख लो, गैस फेज हो, सनलाइट हो, और गैस फेज हो, सनलाइट हो, या फिर आपको क्या दे रखा है, हीट, कुछ हीट का जो साइन होता है वो दे रखा है, या ईथर या पिरिडीन, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स है, तो आप होमोलिटिकली क्लीवेज करवाओगे। और वहीं पर अगर कोई पोलर सॉल्वेंट्स है तो आप कैसा करवाओगे, उसको हेट्रोलिटिकली क्लीव करवाओगे, ठीक है। और यहाँ पर एक और एग्जाम्पल भी ले सकते हो आप, जैसे आपका ये हो गया और यहाँ पर आपका क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो जब इसमें भी आपने कोई पोलर सॉल्वेंट डाल दिया, H2O ही डाल दिया, तो यहाँ पर तो आपका 3 डिग्री कार्बोकेटायन बन जाएगा और ये क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इन रिएक्शन को करते हो। बहुत बार क्वेश्चन भी आ जाएगा, आपको ऐसे दे देगा इसको होमोलिटिकली क्लीव कराओ, तो आपको क्या बनाने, डॉट बनाने, और वहां पर कंडीशंस पोलर सॉल्वेंट्स की पूछ सकता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स की पूछ सकता है, तो ये भी याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं जो अपना फर्स्ट यहाँ पर अपन रिएक्शन इंटरमीडिएट पढ़ने वाले हैं, वो है कार्बोकेटायन। कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज होगा, कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, कार्बोकेटायन। क्या बोलते हैं, कार्बोकेटायन। केटायन इन विच पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन कार्बन, उसको कार्बोकेटायन बोलेंगे। ड्यू टू, अब और नॉर्मल सी बात है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये कैसी स्पीशीज हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगी, इसमें तो कोई दोहराई की बात नहीं है, क्या हो जाएगी, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगी। फिर अगर बात करें तो ये क्या होगा, इट हैज इनकम्प्लीट ऑक्टेड। ऑब्वियस सी बात है, अगर पॉजिटिव चार्ज है मतलब क्या है, इसके ऑक्टेड, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो इसके पास क्या है, इनकम्प्लीट ऑक्टेड है। क्या है इसके पास, इनकम्प्लीट ऑक्टेड है, ठीक है। फिर क्या है, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड देयरफॉर दे आर डायमैग्नेटिक। तो ये तो इसके नॉर्मल अपन बात करें तो इसके मैग्नेटिक मूवमेंट की बात हुई, पर अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखो तो आपको कैसा दिख रहा है, यहाँ पर जैसे ये कार्बन है और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है, इस तरह का इसका कुछ स्ट्रक्चर रहेगा। अब अगर अपन यहाँ पर देखें तो इसके पास क्या है, 3 ये यहाँ पर क्या बना रहा है, बॉन्ड बना रहा है, तो इसको क्या बोल देंगे, हाइब्रिडाइजेशन में थोड़ा सा आपको बता चुकी हूँ, IUPAC में भी, तो क्या बोल देंगे इसको, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। तो अपन को यहाँ से कार्बोकेटायन के बारे में ये पता चलिए कि कार्बन जिसमें पॉजिटिव चार्ज है वो कार्बोकेटायन होता है, sp2 हाइब्रिडाइज होता है, इसके साथ में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, और फिर उसके पास क्या होते हैं, इनकम्प्लीट ऑक्टेड होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो क्या मैं इसको लुईस एसिड भी लिख सकती हूँ, बिल्कुल सही, लुईस एसिड भी ये हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट बात करते हैं अपन यहाँ पर सेकंड क्या है अपने पास, कार्ब एनायन। कार्ब एनायन क्या है, जिसके पास कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, ये कार्ब एनायन है। अगर इसके पॉइंट्स लिखूंगी तो इसके पास क्या है, कंप्लीट ऑक्टेट है, 8 इलेक्ट्रॉन्स है टोटल, कंप्लीट ऑक्टेट 8 इलेक्ट्रॉन्स है। और अगर बात करूं तो ये क्या है, इसके पास नेगेटिव चार्ज है, मतलब ये कैसी स्पीशीज है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, ठीक है। फिर अगर अपन यहाँ पर देखें तो इसका हाइब्रिडाइजेशन देखें तो क्या है, यहाँ पर कार्बन है वही, और यहाँ पर क्या है इसके पास, यहाँ पर क्या है इसके पास, यहाँ पर लोन पेयर है, तो ये कैसा हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, कैसी हो जाएगी, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। ये सब इसके बारे में बेसिक पॉइंट हो गए कि कार्बन आयन वो है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, जिसके पास कंप्लीट ऑक्टेट है, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो क्या है sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, ठीक है। इसी के साथ अपन इसको ये भी लिख सकते हैं कि ये एक लुईस बेस हुआ, नॉर्मल सी बात है, इलेक्ट्रॉन रिच है, अगर अपने लोन पेयर दे सकता है तो क्या हो गया, लुईस बेस हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं अपने थर्ड यहाँ पर जिसको अपन पढ़ने वाले हैं, वो है कार्बन फ्री रेडिकल, और जिसको फ्री रेडिकल भी बोलते हो। ये क्या होता है, एक ओड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, ओड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। इसमें कार्बन के ऊपर ना आपको ऐसे डॉट दिखेगा जैसे फ्री रेडिकल में बनाए थे, तो इसको क्या बोलते हैं, ओड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। इसके पॉइंट लिखेंगे तो ये एक 7 इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या होता है 7 इलेक्ट्रॉन, तो ऑड इलेक्ट्रॉन है, नॉर्मली 8 होते हैं, 6 होते हैं, 2 होते हैं, पर यहाँ पर एक ऑड इलेक्ट्रॉन है, तो इसको क्या बोलेंगे 7 इलेक्ट्रॉन, और इसके साथ में बोल देंगे ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। ऑब्वियसली इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन में 1 इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये भी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज हो गई, ठीक है। और जब इसके हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे तो ये भी क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। कैसा हाइब्रिडाइज्ड होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। फिर जो अपने अदर इंटरमीडिएट्स थे, नाइट्रीन हो गया, कार्बीन हो गया, तो इनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कार्बीन की जब अपन बात करते हैं तो कार्बीन क्या होता है, एक CH2 होता है, और उसके ऊपर क्या होता है, ऐसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप Cr2, और इसके ऊपर क्या है, वही क्या है, लोन पेयर है, ठीक है। ये कैसा होता है, ये न्यूट्रल कार्बन स्पीशीज है इन विच द कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 2 मोनोवेलेंट एटम और ग्रुप, किसी भी 2 मोनोवेलेंट एटम और ग्रुप से ये जुड़ा हुआ होगा, एंड कैरीज 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, और इसके पास ये जो 2 है नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। ये कैसा है, एज इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगा, 6 इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास, न्यूट्रल है ये, और ये क्या है, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स आर बॉन्डेड एंड 2 आर नॉन बॉन्डेड, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन्स में से 4 तो बॉन्डेड रहेंगे, यहाँ पर लिख लो, जहां पर 6 इलेक्ट्रॉन्स लिख रखा है 4 तो बॉन्डेड है, और जो 2 है वो क्या है, लोन पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, जो अपने पास इंटरमीडिएट आता है वो है नाइट्रीन। नाइट्रीन को कैसे लिखते हो आप, जैसे यहाँ पर N है, यहाँ पर इसके पास 2 लोन पेयर होंगे, और यहाँ पर आप कोई भी R ग्रुप लगा सकते हो, ठीक है। अब इसके अगर कुछ पॉइंट्स देखें तो क्या है, ये भी न्यूट्रल है, नाइट्रोजन स्पीशीज है इन विच नाइट्रोजन इज बॉन्डेड टू 1 मोनोवेलेंट एटम, जैसे एक R ग्रुप से अटैच है, ठीक है, एंड कैरीज 4 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। देखो यहाँ पर 1 2 3 4 कितने लोन पेयर्स हो गए, 2, और नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 4। तो जब इसके बात करेंगे तो ये मोनोवेलेंट रेडिकल है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 6 इलेक्ट्रॉन में से 2 तो क्या है, बॉन्डेड है, और बाकी के जो 4 है वो क्या है, नॉन बॉन्डेड, और आप इसको बोल सकते हो लोन पेयर। लोन पेयर में ये कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। फिर वैसे ही बात करें तो ये न्यूट्रल है, और यहीं पर आपका एक और इंटरमीडिएट आता है जिसको आप बोलते हो बेंजाइन, जिसका स्ट्रक्चर आपको कुछ ऐसे देखने को मिलता है, ऐसे ऐसे, और फिर यहाँ पर क्या होते हैं, 3 बॉन्ड होते हैं, तो ये आपका बेंजाइन होता है। जब अपन रिएक्शंस को पढ़ेंगे तो ये बहुत बार बीच में बनेगा, तो वहां पर मैं बात करूंगी बेंजाइन क्या होता है, ठीक है। चलो यहाँ पर अपन ने इंटरमीडिएट्स पढ़ ली, तो एक क्वेश्चन तो बनता है, यहाँ पर ये बोल रहा है CH3 CH2 Cl अंडरगो होमोलिटिक फिजन। अब यहाँ पर तो इसने दे दिया होमोलिटिक फिजन है, अगर मान लो ये एरो लिख के यहाँ पर दे देता H2O नहीं, क्या दे देता, गैस फेज, या तो दे देता सनलाइट, क्या क्या दे सकता था, सनलाइट दे सकता था, हीट दे सकता था, गैस फेज दे सकता था, और इसी के साथ में यहाँ पर एक और चीज क्या दे सकता था, कोई भी नॉन पोलर सॉल्वेंट दे सकता था।
तो वहां पर उस केस में आप क्या बना देते हैं, इसको होमोलिटिकली क्लीव कर देते हैं। अब इसने तो यहाँ पर लिख ही दिया है कि क्या करना है, आपको होमोलिटिक क्लीवेज करना है, मतलब फ्री रेडिकल्स बनाने हैं। पॉजिटिव नेगेटिव तो नहीं बनेगा, यहाँ पर एक नेगेटिव बना दिया, यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। यहीं पर मैं एक होमवर्क क्वेश्चन दे रही हूँ, मुझे बताना कौन से इंटरमीडिएट्स, तो जो होमवर्क क्वेश्चन है वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग intermediates has complete octet, कौन से इंटरमीडिएट के पास कंप्लीट ऑक्टेड होता है। आपके यहां पर ऑप्शंस है, ए में होगा कार्बोकेटायन, ठीक है, बी है आपके पास कार्बनायन, सी है कार्बन फ्री रेडिकल, और नेक्स्ट जो डी ऑप्शन है वो है आपके पास कार्बीन। तो इन चारों में से आपको आंसर देना है, और जो भी ये वीडियो देखता है उसको कमेंट करके नीचे बताना है कि इसका आंसर क्या है, ठीक है। तो बच्चों अब अपन पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में जो सबसे ज्यादा डिटेल में अपन को पढ़ना है वो इन्हीं इफेक्ट के बारे में पढ़ना है, जो कि है इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। इसको एक छोटी सी स्टोरी के थ्रू मैं समझाना चाहूंगी, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट होते हैं वो क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक तो होगा टेम्पररी, ठीक है, और एक होगा परमानेंट इफेक्ट। इसको अपन ऐसे समझते हैं कि मान लो एक क्लास है, उसमें क्या है, जो दो बच्चे हैं वो रूममेट्स भी है और दोनों रोज क्लासेस भी जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में हो, वहां पर जो आपके साथ क्लास में है वो आपका रूममेट भी है, ठीक है। अब क्या होता है यहाँ पर, जैसे ही क्या होता है, जो एक जना है वहां पर वो बहुत अच्छा है, वो अच्छे टाइम पे पढ़ता है, सही टाइम पे कोचिंग जाता है, सही टाइम पे उठता है, सही टाइम पे अपने नोट्स बनाता है, सही टाइम पे टेस्ट देता है। तो मतलब वो क्या है, उसका नेचर ही ऐसा है कि वो टॉपर में से एक है और टॉपर बच्चा है। जो दूसरे टाइप का बच्चा होता है वो क्या करता है, एक दिन क्या होता है, वो ना तो सही टाइम पे कुछ करता है, नहीं सही टाइम पे टेस्ट देता है, नहीं सही टाइम पे क्लासेस लेता है, मोबाइल चलाता है, कुछ और चीजें करता है, मतलब पढ़ाई में उसका कुछ ध्यान नहीं होता। अब एक दिन क्या होता है, जो दूसरा वाला रूममेट होता है, जो अच्छा वाला होता है, वो देखता है कि जो दूसरा वाला रूममेट है वो क्या है, जल्दी उठ गया, 5 बजे पूजा कर रहा है, पूजा करने के बाद फिर क्या कर रहा है, वो वहां पर पढ़ने बैठ रहा है, फिर क्लासेस जा रहा है, टेस्ट दे रहा है, तो ये सब कर रहा है। तो उसको पता चलता है कि यार ये ऐसे कैसे कर रहा है, कैसे हो सकता है। तो उसके बाद उसको पता चलता है कि उसके पेरेंट्स आए हुए हैं और उस पर नजर रख रहे हैं, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। तो एक क्या हो गया, एक तो जो ऐसे ही बिल्कुल परमानेंटली ऐसा ही है, मतलब उसका क्या है, परमानेंट इफेक्ट है। एक दूसरा क्या है, टेम्पररी ऐसा हुआ है। और क्यों हुआ है, क्योंकि कोई एक्सटर्नल एजेंट आया है, जैसे कि उसके पेरेंट्स आए हैं या कोई टीचर आता है, तो वो एक सर्टेन वे में बिहेव करता है। तो यहाँ पर दो चीजें समझ में आई। परमानेंट इफेक्ट तो होता है, ये क्या होगा, विदाउट, और आप बोल सकते हो एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल रिएजेंट, किसी भी एक्सटर्नल रिएजेंट के बिना या उसकी एब्सेंस में होगा। और वैसे ही अगर अपन टेम्पररी इफेक्ट की बात करें तो ये कैसे होगा, प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल रिएजेंट, मतलब जैसे ही उस लड़के के दोबारा मम्मी पापा चले जाएंगे तो वो क्या करेगा, वैसा ही दोबारा हो जाएगा जैसे रह रहा था। तो वो क्या इफेक्ट हुआ, वो टेम्पररी इफेक्ट हुआ, जो उसने थोड़े दिन के लिए करा, ड्यू टू क्योंकि कोई वहां पर एक्सटर्नल रिएजेंट आ गया था, दैट इज उसके कोई पेरेंट्स आ गए थे, ठीक है। तो उसने क्या करा, अपने बिहेवियर को टेम्पररी चेंज कर दिया। और दूसरा क्या था, जो परमानेंटली ऐसा ही है। तो इस तरह के इफेक्ट में भी अपन इनको दोबारा फर्दर डिवाइड करते हैं। जो टेम्पररी इफेक्ट होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ठीक है, और एक होता है आपका इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। क्या होता है, इंडक्टोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। वैसे ही अगर अपन बात करें परमानेंट इफेक्ट की, तो परमानेंट इफेक्ट भी क्या होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। क्या क्या टाइप है इसके, 3 टाइप को एक बार देख लेते हैं। तो अगर इसके 3 टाइप की बात करें तो एक तो है इंडक्टिव इफेक्ट, क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट,
दूसरा है रेजोनेंस, और जिसको आप मीजोमेरिक इफेक्ट के नाम से भी जानते हो, रेजोनेंस या फिर मीजोमेरिक इफेक्ट। और जो थर्ड यहाँ पर है वो है हाइपर कॉन्जुगेशन। सबको डिटेल में पढ़ने वाले हैं, डरने की कोई बात नहीं है। क्या है? हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। ठीक है, जब अपन बात करते हैं इलेक्ट्रोमेरिक और इंडक्टोमेरिक इफेक्ट की, ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई कि टेम्पररी इफेक्ट क्या थे, जो किसी एक्सटर्नल रिएजेंट के आने पर ही शो करेंगे और टेम्पररी शो करेंगे, बाद में नहीं रहेंगे। तो अगर इसकी बात करें तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट किसकी किसकी वजह से होगा? पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। इंडक्टोमेरिक इफेक्ट किसकी वजह से होगा? सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। ठीक है, सिग्मा पाई सभी को पता है। अगर बात करें इंडक्टिव इफेक्ट की, तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा? परमानेंट डिस्प्लेसमेंट होगा। यहाँ पर क्या है? डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो क्या है? टेम्पररी है, और किसकी वजह से है? पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से है। इंडक्टोमेरिक में सिग्मा इलेक्ट्रॉन की वजह से है। यहाँ पर परमानेंट डिस्प्लेसमेंट होगा किसका? सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का। और यहाँ पर जो रीजन होता है वो होता है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत आ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर परमानेंट डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। ये जो इफेक्ट है ये भी डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है, पर किसकी वजह से होता है? ये या तो पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, या फिर जो पी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स, उनकी वजह से होता है। वैसे अगर हाइपर कंजुगेशन की बात करें तो ये भी पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होने वाला इफेक्ट है। तो मतलब जो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है उसमें अपन ने एक बात समझ ली कि वो दो तरीके के होते हैं, टेम्पररी होते हैं और परमानेंट होते हैं। टेम्पररी जिसको किसी एक्सटर्नल रिएजेंट की जरूरत पड़ती है और उसी टाइम पे वो इफेक्टिव रहते हैं, और परमानेंट जो हमेशा के लिए इफेक्टिव रहते हैं और हमेशा ऐसे ही रहेंगे। तो टेम्पररी में अपन दो पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक में पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, इंडक्टोमेरिक सिग्मा इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। और जो अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट है जो कि क्या है? परमानेंट इफेक्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों ये। तो इसमें अपन पढ़ते हैं इंडक्टिव, रेजोनेंस, मीजोमेरिक या फिर हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है? सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होता है, ये सिग्मा बन रहा है बच्चों, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है। रेजोनेंस में पाई इलेक्ट्रॉन्स या पी इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट होता है, और हाइपर कॉन्जुगेशन में भी पाई इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, अब यहाँ पर अपन जो डिटेल में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं वो है अपना, अब जो यहाँ पर अपन डिटेल में पढ़ने वाले हैं वो है अपना इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट को अपन डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है। तो इसको यार ये क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है, परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। क्या होता है बच्चों? परमानेंट डिस्प्लेसमेंट होता है ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का परमानेंट डिस्प्लेसमेंट होता है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। मैम ये समझ नहीं आया, तो आइए समझते हैं कैसे। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कोई कार्बन की चेन है, ठीक है, और इस कार्बन की चेन में आपने यहाँ पर हाइड्रोजन लगा रखा है, ठीक है, और एक और कार्बन की चेन है, और उस कार्बन की चेन में आपने एक जगह फ्लोरीन लगा दिया। फ्लोरीन कितना अच्छा एलिमेंट है, फ्लोरीन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। क्या होता है? बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। और यहाँ पर रेफरेंस के लिए अपन ने क्या लिया है? हाइड्रोजन लिया। ठीक है, अब मान लो अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो किसी तरह का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, मगर ये जो फ्लोरीन है इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा इस तरफ, तो क्या होगा? यहाँ पर ये धीरे धीरे करके इस तरीके से इधर शिफ्ट होते रहेंगे, फ्लोरीन की तरफ शिफ्ट होते रहेंगे। तो इसी चीज को बोलते हैं परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से जो यहाँ पर सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स में परमानेंट डिस्प्लेसमेंट होता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। वैसे ही अगर अपन हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो बहुत ही कम होगा। ठीक है, वही जो अपन बात करेंगे सेकंड, जहां पर अपन ने कार्बन के साथ में हाइड्रोजन को अटैच कर रखा है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं आया। कार्बन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 2 पॉइंट, बहुत पॉइंट का डिफरेंस होता है, तो कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं आया, तो कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ। मगर जब यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ गया, तो फिर यहाँ पर, क्योंकि आपको पता है फ्लोरीन की तो 4 होती है और इसकी 2.5 समथिंग होती है कार्बन की,
तो इतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है और उसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये समझ में आ गया आपको ये क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट है। अगर इसके मैं कुछ पॉइंट्स बताऊं आपको तो ये क्या होगा बच्चों, सबसे पहले तो ये क्या है, एक वीक इफेक्ट है, ठीक है। बाकी के कंपैरिजन में जैसे रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इसके कंपैरिजन में वीक इफेक्ट है। दूसरी बात करें तो ये एक परमानेंट इफेक्ट है, ठीक है। ये बात तो अपन ने पढ़ ली, परमानेंट इफेक्ट है, ठीक है। यहाँ पर अपन जो रेफरेंस के लिए यूज करते हैं वो अपन कार्बन CH बॉन्ड को यूज करते हैं। रेफरेंस यूज्ड इज CH बॉन्ड, CH बॉन्ड को रेफरेंस के लिए यूज करते हैं। फिर अगर नेक्स्ट पॉइंट देखिए तो ये ओनली एप्लीकेबल टू सिग्मा बॉन्ड्स। ऑब्वियस सी बात है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन इफेक्ट है तो क्या होगा, ओनली एप्लीकेबल टू सिग्मा बॉन्ड्स और सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स इसके बारे में हो गए, वीक इफेक्ट है, परमानेंट इफेक्ट है, और आपको ये भी समझ में आ गया कि क्यों हुआ है। एक और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो समझते हैं। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, मान लो एक ये जो है स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, इनके पास में क्या है, एक नॉर्मल सा कोई लड़का बैठा हुआ है। अब मान लो कोई लड़की आके बैठ गई तो क्या होगा, नॉर्मल सी बात है, क्या होगा, थोड़ा सा शिफ्ट होगा, और शिफ्ट में भी जो यहाँ पर है उस पे इफेक्ट ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो अगर इस कार्बन की बात करें तो यहाँ पर अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो मान लो ये अगर डेल्टा है, ये डेल्टा 1 है, ये डेल्टा 2 है, ये डेल्टा 3 है और ये 4 है, तो यहाँ पर अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो सबसे ज्यादा किसमें होगा, डेल्टा में, फिर डेल्टा 1 में, फिर डेल्टा 2 में, फिर डेल्टा 3 में। तो मतलब जो सबसे साथ में इसके आगे लगा हुआ है उस पे ज्यादा इफेक्ट आएगा। तो ये कैसा इफेक्ट हुआ, डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। कैसा इफेक्ट हुआ बच्चों, डिस्टेंस डिपेंडेंट, डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, जो यहाँ पर बैठा है उस पे ज्यादा इफेक्ट लगेगा, फिर इस पे, फिर इस पे और फिर इस पे, ठीक है। तो इतनी बातें समझ में आ गई कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है, ठीक है। चलो अब यहाँ पर पढ़ते हैं अपन इसके टाइप्स के बारे में और उसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। तो पोलराइजेशन, वही मैंने बताया, पोलराइजेशन ऑफ नॉन पोलर सिग्मा कोज्ड by the polarization of adjacent sigma bond is referred to as inductive effect। मतलब सिग्मा बॉन्ड में ही पोलराइजेशन हुआ है और दूसरी सिग्मा बॉन्ड के पोलराइजेशन की वजह से हुआ है, तो उसे क्या बोलेंगे यहाँ पर, इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। इसके टाइप्स पढ़ते हैं हम, टाइप्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दो टाइप के होता है, ये प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, 2 टाइप का होता है, प्लस आई और माइनस आई। यही मीजोमेरिक में भी पढ़ेंगे, प्लस एम माइनस एम, और यही हाइपर कॉन्जुगेशन में भी पढ़ेंगे, प्लस एच और माइनस एच इफेक्ट, ठीक है। तो यहां तक अपन ने पढ़ लिया कि टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, एक प्लस आई इफेक्ट होता है, एक माइनस आई इफेक्ट होता है, ठीक है। तो आइए इसको ही डिटेल में पढ़ते हैं। जैसे अगर मैं माइनस आई इफेक्ट की बात करूं तो वो क्या होगा, व्हेन रेट ऑफ अट्रैक्शन ऑफ सिग्मा बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बाय अटैच ग्रुप इज हायर देन द रेट ऑफ अट्रैक्शन ऑफ सेम बॉन्ड पेयर बाय हाइड्रोजन। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो यहाँ पर मैं अगर बात करूं, ये कोई कार्बन है और इस कार्बन पे कोई अटैच ग्रुप लिखा हुआ है, अटैच ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। इसके रेट को मैंने बोल दिया ये अटैच ग्रुप की रेट है। वैसे ही कार्बन जो चेन है, मान लो ये चेन ही है और कार्बन की चेन के ऊपर क्या लिखा है, हाइड्रोजन एटम लगा हुआ है रेफरेंस के लिए, और इसकी रेट को मैंने RH मान लिया। तो अगर अटैच ग्रुप की जो रेट है वो ज्यादा होगी इस ग्रुप के, हाइड्रोजन वाले ग्रुप की रेट से, तो उसको मैं बोल दूंगी माइनस आई इफेक्ट। कैसा इफेक्ट बोल दूंगी, माइनस आई इफेक्ट। और इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि इसमें जो ग्रुप्स होंगे वो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग से ही नाम समझ में आ रहा है, जो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, विड्रॉ करेंगे, ले लेंगे, वैसे वाले ग्रुप होंगे। अब इसका जो सीरीज होती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इतने सारे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। सीरीज को कैसे पढ़ना है आइए वो बताती हूँ, ठीक है। तो इसको याद ही रखना पड़ेगा, कोई ट्रिक व्रिक कभी लगाओगे भी सही ना तो गलत ही याद रखोगे। तो इससे बढ़िया जो मैं समझाती हूँ उस चीज को समझना। सबसे पहले तो आपके N वाले जितने भी एलिमेंट्स है वो आएंगे, जैसे कि आ गया आपका NF3+, ठीक है। फिर आएगा आपका NR3+, ठीक है। फिर आएगा आपका NH3+, ठीक है। फिर आएगा NO2, फिर आएगा CN, और यहीं पर आ जाएगा COOH, ठीक है। यहां तक ही आ गया, कार्बन के ग्रुप है और यहाँ पर दो कार्बन के ग्रुप आ गए और यहाँ पर नाइट्रोजन के ग्रुप्स आ गए। अब बात करते हैं हैलोजेंस की। हैलोजेंस आ जाएंगे FCl BrI। उसके बाद क्या है, उसके बाद आपके O वाले ग्रुप आ जाएंगे। O वाले जैसे कि क्या हो गया, COOR हो गया, OR हो गया,
OH हो गया, ये सब आ जाएंगे। और इसके बाद क्या आएंगे, इसके बाद आपका एक NH2 आ जाएगा, और NH2 के बाद आएगा आपका ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के बाद आएगा बेंजीन रिंग, और फिर आएगा आपका डबल। और ये हो गया आपका पूरा का पूरा -I इफेक्ट। कैसे याद करना है वो सुनो। सबसे पहले तो नाइट्रोजन के ग्रुप से, ये देखो ये सारे के सारे क्या है आपके नाइट्रोजन वाले कंटेनिंग ग्रुप हैं। फिर यहां से देखोगे तो ये दो कैसे आ गए, कार्बन कंटेनिंग ग्रुप आ गए। फिर ये देखोगे तो ये पूरा क्या हो गया, हेलोजन आ गया। और हेलोजन के बाद ये कैसे ग्रुप आ गए, O कंटेनिंग, जिनमें ऑक्सीजन कंटेनिंग ग्रुप्स आ गए। फिर एक NH2 एक्स्ट्रा है, और ये तो आपका ट्रिपल बॉन्ड, बेंजीन रिंग और डबल बॉन्ड ही है। कैसे याद रखना है, सबसे पहले नाइट्रोजन के ग्रुप होंगे, फिर कार्बन के होंगे, फिर हेलोजन होगा, फिर ऑक्सीजन कंटेनिंग ग्रुप होंगे, और उसके बाद एक NH2 जरूर एक्स्ट्रा आएगा, और फिर आपके ट्रिपल बॉन्ड, बेंजीन रिंग और डबल बॉन्ड आ जाएंगे। तो इसको ऐसे याद रखना है। एक बार कॉपी को बंद करना, याद करना NF3+, NR3+, NH3+, NO2, CN, फिर आपका आएगा बच्चों COOH, उसके बाद आएगा FClBrI, फिर उसके बाद आएगा आपका COOR, OR, OH, NH2, और फिर आएंगे आपके ट्रिपल बॉन्ड, बेंजीन रिंग और डबल बॉन्ड। इस तरीके से इस सीरीज को याद करना है। अब इसका मतलब क्या है, इसकी एप्लीकेशन क्या है, वो सब अपन जब एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ पढ़ेंगे तब काम आएगा। मगर ये सीरीज भी आपके क्या है, इससे मैं 1-2 क्वेश्चन पूछने वाली हूँ तो काम आएंगे कि ये यहाँ पर क्या है, किस तरीके से इसका जो ऑर्डर है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहीं बार आपको क्या है 2 ग्रुप्स दे रखे हैं, जिसमें एक में क्लोरीन लगा हुआ है, एक में कुछ ये जो नाइट्रोजन वाला कोई ग्रुप है वो लगा हुआ है। तो आपको पता है जब अपन ने -I सीरीज पढ़ी तो नाइट्रोजन वाले ग्रुप पहले आते हैं, तो आप क्या बोल दोगे, -I इफेक्ट किसका ज्यादा होगा, नाइट्रोजन वाले ग्रुप का। तो इसीलिए ये सीरीज काम आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करनी ही होगी। कोई यहाँ पर ट्रिक व्रिक कुछ नहीं चलेगा, इसको याद करनी होगी। ट्रिक से करोगे ना तो गलती कर दोगे, इसलिए मैं ऐसे समझा रही हूँ। पहले नाइट्रोजन के ग्रुप, फिर कार्बन के ग्रुप, फिर हेलोजेंस, और फिर ऑक्सीजन कंटेनिंग ग्रुप, और फिर आपका NH2 और ट्रिपल बॉन्ड, बेंजीन रिंग और डबल बॉन्ड। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं +I इफेक्ट की। अब +I इफेक्ट की डेफिनेशन क्या है, when rate of attraction of sigma bond pair electron by attached group is lower, यहाँ पर कम है, then the rate of attraction of same bond pair by hydrogen। मतलब जो वहां पर अपन बात कर रहे थे कि अटैच ग्रुप की जो रेट है वो यहाँ पर कम होगी, और किसकी ज्यादा होगी, हाइड्रोजन वाले ग्रुप की रेट ज्यादा होगी, तो उसको क्या बोलेंगे, +I इफेक्ट। और इसमें कैसे ग्रुप आएंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। कैसे ग्रुप आएंगे इसमें, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेंगे। ठीक है, तो अब अपन बात कर लेते हैं अपनी +I सीरीज की। -I सीरीज तो अपन ने पढ़ ली, अब +I सीरीज को देखते हैं। +I सीरीज को भी ऐसे ही याद रखना है। सबसे पहले आ जाएगा CH2-, फिर आ जाएगा NH-, फिर आ जाएगा O-, माइनस क्योंकि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, नॉर्मल सी बात है, वहां पर प्लस आ रहा था क्योंकि वो क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, COO-। अब देखना, यहां तक से याद रखना है। फिर क्या है, 3 डिग्री कार्बन। 3 डिग्री कार्बन क्या होता है, ऐसा कार्बन जिसपे 3 अदर कार्बन अटैच है, तो ये क्या हो गया, 3 डिग्री कार्बन। फिर आएगा आपका 2 डिग्री, ऐसा कार्बन जिसपे 2 अदर कार्बन अटैच है, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री। फिर यहाँ पर आ जाएगा आपका जो 1 डिग्री कार्बन होता है जिसपे एक CH3 अटैच है, ठीक है, 1 डिग्री। फिर क्या आएगा, इसके बाद मिथाइल आ जाएगा, एक सिंपल मिथाइल अटैच है तो। और फिर आपकी जो नीचे यहाँ पर आ जाएगा वो आ जाएगा TDH। TDH क्या है, हाइड्रोजन के आइसोटॉप है, ठीक है, ड्यूटेरियम हो गया, ट्रिटियम हो गया और हाइड्रोजन, तो ये इसके क्या है, आइसोटॉप से। इसको कैसे याद रखना था, CH2-, NH-, O- और COO-। ठीक है, वही चीज है, पहले क्या कार्बन आ रहा है, नाइट्रोजन आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है, और फिर दोबारा कार्बन आ रहा है। उसके बाद क्या है, उसके बाद तो बहुत सिंपल है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री मिथाइल, और फिर TDH। तो ये वाला तो बहुत सिंपल था +I सीरीज तो, और जनरली बच्चों को याद भी बहुत इजीली आ जाएगी। अब अगर बात करते हैं, ये ग्रुप जब किसी पे अटैच होगा तो क्या इफेक्ट होगा, अगर 3 डिग्री कार्बन है तो क्या ज्यादा होगा, 2 डिग्री कार्बन है तो किसका +I इफेक्ट ज्यादा होगा, और 1 डिग्री कार्बन है तो किसका +I इफेक्ट ज्यादा होगा। इसीलिए ये सीरीज इंपॉर्टेंट है। तो दोनों सीरीज, +I सीरीज, -I सीरीज बंद करके बार बार रिपीट करनी है, आराम से याद हो जाएगी, कोई यहाँ पर दिक्कत की बात नहीं है। अब आता है एक स्पेशल पॉइंट, जो कि मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, एक बॉक्स बनाकर ऐसे बॉक्स में लिखूंगी। वो क्या है कि ये जो है ये एप्लीकेबल है, जो +I इफेक्ट होता है ये एप्लीकेबल है किस पे,
sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे, और sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम की अगर आप बात करो तो उस पे सबसे ज्यादा ये लगेगा हाइब्रिडाइज्ड। और अगर मैं वैसे ही बात करूं यहाँ पर जो मेरे बाकी के यहाँ पर इफेक्ट थे, जैसे माइनस आई इफेक्ट की बात करूं तो माइनस आई इफेक्ट किस पे एप्लीकेबल होगा, तो ये किस पे लगेगा, sp2 और sp हाइब्रिडाइज पे। देखो यहाँ पर आपको डबल बॉन्ड दिख रहे हैं, ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, तो ये किस पे होगा, sp2 और sp हाइब्रिडाइज पे। और वैसे ही अगर अपन बात करें तो प्लस आई इफेक्ट किस पे एप्लीकेबल होगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम्स पे और कार्बन पे। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, प्लस आई इफेक्ट समझ में आ गया, माइनस आई इफेक्ट समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, अब इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन में क्या करना है, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आई इफेक्ट। आई इफेक्ट के डिक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पर इसको अरेंज करना है। अपन ने पढ़ा था हेलोजन में क्या होता है, फ्लोरीन का ज्यादा होता है, फिर क्लोरीन का होता है, फिर ब्रोमीन का होता है। इसको ऐसा करते हैं अपन, येलो पेन से ही लिखते हैं ताकि समझ में आएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पर मैं लिखूं तो फ्लोरीन का ज्यादा होगा, फिर क्लोरीन का होगा, फिर ब्रोमीन का होगा और फिर आयोडीन का होगा। ये तो अपन ने पढ़ा भी था माइनस आई सीरीज में, तो वहीं से आंसर आ गया। अब क्या करा है इन्होंने, कार्बन पे 3 फ्लोरीन जोड़ दिए। तो नॉर्मल सी बात है, इस कार्बन पे भी तो 3 क्लोरीन है, इस कार्बन पे भी तो 3 ब्रोमीन है, और इस कार्बन पे भी तो 3 आयोडीन है, तो इसका भी ऑर्डर सेम ही हो जाएगा। जिसपे फ्लोरीन एटम अटैच है वो ज्यादा हो जाएगा, फिर CCl3, फिर CBr3, और फिर उसके बाद आपका आ जाएगा CI3। ठीक है, तो ये इसका यहाँ पर इफेक्ट आ गया। अब बात करते हैं TDH की। तो TDH में जब बात करेंगे तो ये भी अपन ने प्लस आई इफेक्ट में देखा था कि आपका ट्रिटियम का ज्यादा होता है, फिर ड्यूटेरियम का होता है, फिर आपका हाइड्रोजन का होता है। तो ये इफेक्ट भी समझ में आ गया। अब यहाँ पर भी प्लस आई इफेक्ट की ही बात करी रही है। ये देखेंगे तो ये कैसा कार्बन हो जाएगा, 2 डिग्री कार्बन। ये क्या है आपका 1 डिग्री कार्बन है, और ये क्या है, मिथाइल है। तो ये भी अपन ने देखा था 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री मिथाइल, इस तरीके से सीरीज थी। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड सॉरी इसमें कितने हैं, 3 ही हैं, तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो इतना सबको समझ में आ गया। अब अगर मैं यहाँ पर बोलूं कि मान लो किसी जगह ट्रिपल बॉन्ड है और किसी जगह डबल बॉन्ड है, तो किसका ज्यादा होगा, नॉर्मल सी बात है ट्रिपल बॉन्ड का ही ज्यादा होगा। अगर मैं बोल दूं कहीं पर CHO ग्रुप है और कहीं पर डबल बॉन्ड है, तो किसका ज्यादा होगा, CHO ग्रुप का होगा। ये अपन ने सीरीज पढ़ी है माइनस आई सीरीज। और यहीं पर मैं अगर आपको एक होमवर्क क्वेश्चन देना चाहूँ, उस होमवर्क क्वेश्चन में मैं लिखूंगी, तो जो मैं होमवर्क क्वेश्चन दूंगी वो यहाँ पर ये रहा आपका, CH3 और SiH3, इन दोनों में से बताना है किसका यहाँ पर आई इफेक्ट ज्यादा होगा। क्वेश्चन ये रिपीट बहुत बार हो चुका है बच्चों, आया भी है ये, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बताना मुझे किसका ज्यादा होगा, CH3 का होगा या SiH3 का होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर नेक्स्ट बात अपन करेंगे हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर। हाइब्रिडाइजेशन को अपन ने IUPAC वाले चैप्टर में भी समझा था। क्या था हाइब्रिडाइजेशन, क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, मिक्सिंग होती है, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ कंपैरेबल एनर्जी। अच्छा, कंपैरेबल एनर्जी का मतलब क्या है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, फिर मिक्सिंग नहीं होगी। डिफरेंस जब कंपैरेबल होगा तभी ये हो पाएगा। मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ कंपैरेबल एनर्जी, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ कंपैरेबल एनर्जी टू गिव सेम नंबर ऑफ सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स, सेम नंबर ऑफ सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स। और मैंने वहां पर आपको स्टोरी से भी समझाया था, नहीं समझ में आया तो दोबारा देख लेना। जब 4 भाई थे वो स्टोरी समझाई थी, और फिर बताया था कि चारों भाई क्या करते हैं, उनको एक क्या कहते हैं, उसके पापा उनको जॉब पे भेजते हैं, उनसे पैसे कमाने के लिए बोलते हैं। चारों भाई क्या करते हैं, अपने पैसों को मिक्स करके सेम पैसे ही बता देते हैं, और वहां से पता चला था कि सबके पास क्या है, इक्वल यहाँ पर शेयरिंग हो जाती है। तो वही से समझा था कि जब जो ऑर्बिटल्स है, जब उनमें कंपैरेबल एनर्जी होगी, ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, तो वो मिक्स कर लेगी। ठीक है, और मिक्सिंग में अपन यहाँ पर 2 चीजें पढ़ते हैं, 3 चीजें पढ़ते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं CH4 की। ठीक है, तो जब अपन सबसे पहले बात करते हैं CH4 की, तो जब अपन बात कर रहे हैं CH4 की, तो CH4 क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है।
अब sp3 हाइब्रिडाइज तो होता है, मगर क्या इसका स्ट्रक्चर देख ले किस तरीके से होता है। तो जैसे ये कार्बन है ना, कार्बन के ये क्या है, 4 इसके ऑर्बिटल्स हैं, और इन 4 ऑर्बिटल से क्या होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच होता है। ये यहाँ पर ये हाइड्रोजन के ऑर्बिटल, ये हाइड्रोजन के ऑर्बिटल, यहाँ पर भी हाइड्रोजन के ऑर्बिटल, और ये हाइड्रोजन की ऑर्बिटल। तो ये ऐसे यहाँ पर आपका CH4 बनता है, ठीक है। और ये कैसा हो गया, sp3 हाइब्रिडाइज टेट्राहेड्रल इसका स्ट्रक्चर होता है, 109 डिग्री 5 मिनट्स इसका एंगल होता है, ठीक है। ये सब आप थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ लोगे। अब सेकंड यहाँ पर बात करते हैं, जब अपन डबल बॉन्ड की बात करते हैं, तो डबल बॉन्ड में किस तरह के 2 कार्बन होते हैं, तो उनको देख लेते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं, जैसे ये 2 कार्बन है, ठीक है। तो इस कार्बन के अगर मैं ऑर्बिटल्स यहाँ पर ड्रॉ करूं, तो 3 ऑर्बिटल्स तो ऐसे सेम होंगे, जैसे एक यहाँ पर ये हो गया, एक यहाँ पर ये हो गया, ये और ये। अब जो आपका एक ऑर्बिटल है जिसको मैं येलो कलर से ड्रॉ करूंगी, तो एक तो यहाँ पर इनकी मिक्सिंग हो रही है, ये वाली जो मिक्सिंग है ऊपर नीचे, एक ही चीज है वो तो ऊपर नीचे तो ऑर्बिटल से, इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ, बाकी ये एक ही मिक्सिंग है ऊपर वाली और एक ये वाली मिक्सिंग। तो एक सिग्मा बन गया, एक पाई बन गया, और यही आपका डबल बॉन्ड में होता है, एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है। तो ये क्या हो गया, ये आपका CH जो डबल बॉन्ड होते हैं उसका ऑर्बिटल डायग्राम हो गया। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर जो ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उसकी ऑर्बिटल डायग्राम की, तो जो ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, जब कार्बन और कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड है, तब किस तरह का ऑर्बिटल डायग्राम होगा। तो जब इसकी बात करूंगी, तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर 2 कार्बन है, ठीक है, ये कार्बन है, ये कार्बन का यहाँ पर ऑर्बिटल है, ठीक है, ये ऐसे हैं, ठीक है। यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में 2 ऑर्बिटल है, और यहाँ पर एक आपका सिग्मा बॉन्ड बन चुका है। अब जो इसका एक ऑर्बिटल है वो तो ऐसे होगा, ठीक है, और एक थोड़ा सा जो क्या होगा, येलो से बनाते हैं, ठीक है। एक तो है ये जो आपका कौन से x डायरेक्शन में है, एक y डायरेक्शन में है, और एक आपका z डायरेक्शन में, ऐसे थोड़ा सा इस तरीके से तिरछा होता है। तो ओवरलैपिंग करें तो ये येलो की येलो से होगी, ठीक है, व्हाइट की व्हाइट से होगी, व्हाइट की यहाँ पर व्हाइट से होगी, और ये जो ब्लू वाली है ये ओवरलैपिंग। तो यहाँ पर एक पाई ये हो गया, एक पाई ये हो गया। तो यही होता है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में, एक तो सिग्मा होता है और बाकी के 2 जो होते हैं वो पाई होते हैं। तो ये इस तरीके से ओवरलैपिंग से बनते हैं। एक तो ये जो आपकी ओवरलैपिंग होती है, यहाँ पर देखोगे तो, और अगर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर ये ऐसे 2 हाइड्रोजन होते हैं, इधर भी एक हाइड्रोजन, इधर भी एक हाइड्रोजन, जो आपके यहाँ पर एल्काइन वाले फॉर्मूले में होते हैं। मतलब जब अपन एसिटिलीन की बात करें तो एक हाइड्रोजन इधर हो जाता है, ये भी हाइड्रोजन है, ठीक है। और यहाँ पर ये एक तो इनका सिग्मा बॉन्ड होता है, एक जो p ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है वो पाई से होती है, और एक जो इस तरीके से थोड़ा टिल्ट जो p ऑर्बिटल होता है उसकी ओवरलैपिंग से एक और पाई ऑर्बिटल्स बनता है। तो अपन ने यहाँ पर क्या सीखा कि जब अपन ओवरलैपिंग की बात करते हैं तो CH4 sp3 हाइब्रिडाइज होता है, जिसमें यहाँ पर कार्बन की जो 4 जो p ऑर्बिटल्स है उनसे एक एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है। फिर जब अपन बात कर रहे थे यहाँ पर C डबल बॉन्ड C की, तो ये sp2 हाइब्रिडाइज होता है। और sp2 हाइब्रिडाइज कैसे मैं बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखो एक तो सिग्मा है और एक p ऑर्बिटल जो है वो क्या है, उनमें भी ओवरलैपिंग हो रही है, तो एक पाई होगी। और वैसे ही जब C ट्रिपल बॉन्ड C की बात कर रही हूँ, तो एक तो सिग्मा है, एक पाई है, और एक जो ये टिल्टेड p ऑर्बिटल्स थे उससे भी ओवरलैपिंग हो जाती है, और एक और पाई बन जाता है, एक सिग्मा और 2 पाई। इस तरीके से यहाँ पर जो है अपन हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं बॉन्ड ऑर्डर की। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, इसको आप लिख सकते हो बॉन्ड्स बिटवीन 2 एटम्स। 2 एटम्स के बीच में जो बॉन्ड्स हैं उन्हीं की यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ। जैसे अगर मैं बात कर रही हूँ CH4 की, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, ऐसे है कि कार्बन के 4 हाइड्रोजन है, मतलब अगर C और H बॉन्ड की बात करूं तो कितना है, एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर भी क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, ठीक है। वैसे अगर मैं CH2 की बात करूं तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। यहाँ पर तो सिर्फ एक बॉन्ड की बात करी थी, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कितना बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पर क्या है, बॉन्ड ऑर्डर 1 हो गया। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा,
2 हो जाएगा। और वैसे ही जब कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये तो मैम बहुत सिंपल हो गया, जितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स है उससे लिख देंगे। पर जब मैं बात करूंगी इन कुछ कंपाउंड्स की, तब आप कैसे बताओगे? जैसे अगर मैंने यहाँ पर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा रखा है कार्बन के ऊपर, और यहाँ पर CH2 लिख रखा है, तो अब कैसे बताओगे? इसके पास तो सिंगल बॉन्ड है, इसके पास डबल बॉन्ड है, तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकलेगा? हाफ निकल जाएगा। तो ये कैसे निकलता है, इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाकर देखते हैं, ठीक है। जिससे अगर मैं इस कार्बन की बात करूं, और एक कार्बन है और यहाँ पर एक और कार्बन है, तो एक तो आपका इस तरीके से यहाँ पर बॉन्डिंग हो रही होगी, इसके बीच में भी और इसके बीच में भी, जिससे कि सिग्मा बॉन्ड बन रहा होगा, ठीक है। फिर अगर अपन बात करें तो इस कार्बन के p ऑर्बिटल्स है, ये इस कार्बन के p ऑर्बिटल्स और यहाँ पर ओवरलैपिंग हो रही है, जिसकी वजह से पाई बॉन्ड है। इतना अपन ने स्ट्रक्चर से देख के समझ लिया कि ये यहाँ पर पाई बॉन्ड बन गए, यहाँ पर डबल बॉन्ड था, ठीक है। अब यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज जो है यहाँ पर p ऑर्बिटल वैकेंट है उसके लिए है। क्या है? क्योंकि जो p ऑर्बिटल है इस वाले कार्बन की, वो क्या है? वैकेंट ऑर्बिटल है। तो जब आप इसको ऐसे देख रहे हो तब तो आपको दिख रहा है कि यहाँ सिंगल बॉन्ड है, पर जब इसका ऑर्बिटल डायग्राम देखा गया 3D में तो पता चला कि यहाँ पर भी बॉन्डिंग है। तो अपन को जब क्लियर पिक्चर जब मिले किसी भी कंपाउंड के स्ट्रक्चर से, तो उसी के लिए अपन ऑर्बिटल डायग्राम को पढ़ते हैं। देखो जैसे यहाँ पर तो था सिंगल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज लग रहे हैं, पर जब भी p ऑर्बिटल के यहाँ पर वैकेंट ऑर्बिटल है, पॉजिटिव चार्ज है और एडजेसेंट में अगर पाई बॉन्ड है, तो वो पाई बॉन्ड इधर भी प्रेजेंट होगा। तो मतलब यहाँ पर भी पाई बॉन्ड होगा। तो ये क्या है? ऑर्बिटल डायग्राम्स अपन को क्लियर पिक्चर बता रहे हैं। वैसे ही अगर मैं यहाँ पर इसकी बात करूं, तो इसको वैसे तो मैं होमवर्क में देने वाली हूँ, पर इसको मैं एक छोटी सी चीज इसके लिए बता सकती हूँ। एक नोट यहाँ पर आप लिखोगे, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस नाइट्रोजन के पास क्या है? लोन पेयर होंगे, है ना। तो लोन पेयर है तो यहाँ पर एक छोटा सा नोट आता है, अगर कोई भी सिंगली बॉन्डेड लोन पेयर कंटेनिंग स्पीशीज है और उसके पास में एडजेसेंट में p ऑर्बिटल्स हैं, तो इसका जो लोन पेयर है वो भी p ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा। तो क्या समझे बच्चों? जो इसका लोन पेयर है, इफ सिंगली बॉन्डेड लोन पेयर containing species have p orbital adjacent to it, adjacent p orbitals, इस पे अगर adjacent p orbitals, ऑब्वियस सी बात है डबल बॉन्ड है तो adjacent p orbitals है इसके पास। तो if singly bonded lone pair containing species have adjacent p orbital, then its lone pair will also be present in p ऑर्बिटल, और वो क्या हो जाएगा? sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा। अपन को पता है इसका जो p ऑर्बिटल है, नॉर्मली अगर देखें तो अमोनिया का जो लोन पेयर होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज में होता है। मगर अगर ऐसा केस है जहां पर कोई डबल बॉन्ड है पास में, जैसे अगर मैं इसका यहाँ पर आपको ऑर्बिटल डायग्राम बताऊंगी ना, तो जैसे ये कार्बन है, ठीक है, और यहाँ पर ये कार्बन है इसके पास, और यहाँ पर ये आपका अमोनिया है। तो ये जो अमोनिया है ना, सॉरी जो NH2 है ना, ये क्या होगा? थोड़ा नीचे होगा ऐसे। इसको आप ऐसे समझो कि ये जो NH2 है ये थोड़ा ऐसे नीचे होगा, ठीक है। और इसका जो लोन पेयर है वो क्या है? यहाँ पर p ऑर्बिटल में ही प्रेजेंट होगा। क्यों? क्योंकि अभी अपन ने देखा कि जब भी कोई सिंगली बॉन्डेड लोन पेयर कंटेनिंग स्पीशीज के पास में अगर p ऑर्बिटल्स है, जैसे इसमें है, अगर मैं बात करूं इस कार्बन की और इस कार्बन की, तो इसके पास क्या बोला है कि यहाँ पर डबल बॉन्ड है, मतलब यहाँ पर ओवरलैपिंग हो रही है, यहाँ पर पाई बॉन्ड है, और यहाँ पर क्या है? ये सिग्मा बॉन्ड है, और ये यहाँ पर भी इसके पास भी सिग्मा बॉन्ड है। तो मैंने यही नोट में लिखा है कि सिंगली बॉन्डेड जो स्पीशीज है कोई NH2, उसके पास में कोई यहाँ पर p ऑर्बिटल कंटेनिंग स्पीशीज है, क्योंकि यहाँ पर पाई बॉन्ड हो रहा है तो इनमें मिक्सिंग हो रही है, तो फिर इसका जो लोन पेयर है वो भी p ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा, और उसकी वजह से यहाँ पर भी बॉन्डिंग हो जाएगी। मतलब ये जो आपको सिंगल बॉन्ड दिख रहा है ना, यहाँ पर भी क्या हो रहा है? ओवरलैपिंग हो रही है। क्या हो रहा है? यहाँ पर भी ओवरलैपिंग हो रही है, और इसकी यहाँ पर भी ओवरलैपिंग
हो रही है। तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगा। दिखने में भले ही आपको ऐसे लग रहा है, पर उसको जब ऑर्बिटल डायग्राम देखोगे तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा। तो बच्चों यहाँ पर ना मैं आपको एक, ये जो आपकी 5 मेंबर्ड रिंग होती है ना, इसका आपको यहाँ पर ऑर्बिटल डायग्राम बनाकर देखना है और देखना है कि कैसा बनता है। ठीक है, इसी के साथ बच्चों जो अपना ये वाला पार्ट था, जो अपना जीओसी का पार्ट फर्स्ट लेक्चर फर्स्ट था, जिसमें अपन ने क्या पढ़ा है, यहाँ पर अपन ने पढ़ा है लेक्चर में कि यहाँ पर इंट्रोडक्शन में सबसे पहले पढ़ा कि बॉन्ड क्लीवेज कैसे होता है, फिर अपन ने होमोलिटिक हेट्रोलिटिक क्लीवेजेस देखे और उनमें सॉल्वेंट क्या यूज होते हैं बहुत जरूरी है, तो वो भी याद रखना। फिर उसके बाद अपन ने इफेक्ट देखे, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, जिसमें अपन ने इंडक्टिव इफेक्ट को पूरा कर लिया और साथ ही में ऑर्बिटल डायग्राम को समझ लिया। तो यहीं पर आपका चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू सो मच।